मैंने जो भी डेली बाइट्स की फैकल्टी मेंबर्स नोट्स प्रोवाइड करते थे, जैसे पढ़ाते थे, वही सारी चीज़ें मैंने बस फ़ॉलो की थी। जो भी वो जैसे सीडीपी में रिमझिम मैम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती थी हमें, उनको बस रिवाइज़ करती थी और जो भी वर्कशीट्स वो प्रोवाइड करती थी, वो सारी चीज़ें। ये जो क्लासेस होती है, वो वन टू वन इंटरैक्शन की होती है, जहाँ पर हम हैंड रेज़ करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने अपना डाउट पूछा तो उसको एड्रेस नहीं किया जाए। जैसे हम मॉक लगाते हैं, तो हमारे मार्क्स अगर कम भी आते हैं, तो उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें एनालाइज़ करना चाहिए कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हुई है। एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ये जो हमने गलतियाँ की हैं, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। और हेलो मुस्कान, वेलकम टू डेली बाइट्स। सबसे पहले तो मनी मनी कंग्रेचुलेशंस कि आपने सीटेट जुलाई क्वालिफाई कर लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीटेट जैसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल क्या आ जाता है ना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कई बारी ना 1-2 मार्क्स से स्टूडेंट रह जाते हैं सीटेट जैसे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। जबकि पेपर इतना ज़्यादा डिफाइंड है, उसमें क्वेश्चन जो है हमें पता है कि 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज के आने ही आने हैं। 30 क्वेश्चन सीडीपी की रहनी ही रहनी है, 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के रहने ही रहने हैं, पेडागोजी और कंटेंट का पार्ट रहेगा। इतना डिफाइंड पेपर होने के बावजूद स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वी विल डेफिनेटली कम टू नो कि आपने कैसे प्रिपेयर करा एंड ऑल, बट मैं इससे पहले जानना चाहती हूँ कि सिंस आप डेली बाइट सीटेड प्रिपरेशन बैच में इनरोल थे, तो प्रिपरेशन के लिए क्या आपने कोई अलग सी स्ट्रैटेजी बनाई थी या फिर डेली बाइट्स का जो सीटेड प्रिपरेशन बैच है वो आपके लिए इनफ था? मुस्कान। थैंक यू। मैंने मैं डेली बाइट्स के सीटेट प्रिपरेशन बैच में एनरोल थी और मैंने जो भी डेली बाइट्स की फैकल्टी मेंबर्स नोट्स प्रोवाइड करते थे, जैसे पढ़ाते थे, वही सारी चीज़ें मैंने बस फ़ॉलो की थी। जो भी वो जैसे सीडीपी में रिमझिम मैम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती थी हमें, उनको बस रिवाइज़ करती थी और जो भी वर्कशीट्स वो प्रोवाइड करती थी, वो सारी चीज़ें। और पेडागोजी की हमारी अलग से क्लासेस होती थी। हिंदी पेडागोजी की एक अलग फैकल्टी थी और इंग्लिश पेडागोजी की एक अलग फैकल्टी थी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आता है। कई बारी हिंदी के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम समझ नहीं आ पाते, तो हिंदी पेडागोजी की अलग से क्लासेस लेना काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, और साथ-साथ इंग्लिश पेडागोजी भी। ओके मुस्कान, सो दिस इज़ ग्रेट। तो कई बारी क्या होता है ना कि जब सीटेड प्रिपरेशन बैच शुरू होती है तो सर हमेशा कहते हैं कि 24 to 48 आवर्स में आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी, क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, आप तुरंत हैंड रेज करके अपना जो भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। तो क्या ये सारी चीज़ें होती थी? मतलब आपका ओवरऑल क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था? सीटेड प्रिपरेशन बैच में जो आप डेली वाइज के एनरोल थे, तो उसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मुस्कान। डेली बाइट्स की जो क्लासेस होती है, वो वन टू वन इंटरैक्शन की होती है, जहाँ पर हम हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने अपना डाउट पूछा तो उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा। 9 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती थी और 11 बजे तक खत्म हो जाती थी, और कई बार तो 11:30 बजे तक भी खत्म होती थी। तो हम अपना डाउट पूछ लेते थे टीचर से। ऐसा नहीं होता था कि अब तो क्लास ओवर हो गई है, आप नेक्स्ट डे पूछ लेना। अगर स्टूडेंट वहाँ पर बैठा है 11:30 के बजे के बाद भी, तो टीचर उस बात उनके डाउट को एड्रेस करते थे और उनको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करते थे। और वन टू वन इंटरैक्शन है, तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है सभी बच्चों को, टीचर्स को समझने में कि किस बच्चे का क्या लेवल है, कहाँ तक उसकी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है और क्या इसको आगे प्रोवाइड करे, हम गाइडेंस की और ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। और साथ-साथ रिकॉर्डिंग की जो बात रही, रिकॉर्डिंग 24 टू 48 आवर्स में आ जाती है। 24 आवर्स के अंदर ही आ जाती है। और अगर हम क्लासेस रेगुलरली लेते हैं, तो हमें रिकॉर्डिंग्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम एक बार रिकॉर्डिंग पर डिपेंड रहना शुरू कर दिया, तो फिर हम चीज़ों को ज़्यादा लाइटली लेने लग जाते हैं। और अगर हमने क्लासेस साथ-साथ की है, तो हम साथ-साथ हमारा रिवीजन होता रहता है। वो एक साथ जब पाइल अप हो जाता है ना, तो फिर काफ़ी बर्डन हो जाता है। फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आने लगती है, हम उस तरीके से चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाते हैं।
ओके मुस्कान, सो दिस इज़ लाइक ग्रेट आई गेस। आपने जो चीज़ें बताई हमारे स्टूडेंट्स को, अपकमिंग एस्पिरेंट्स को बेसिकली, ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या होता है ना मुस्कान, कि हम मॉक्स लगाते हैं। जितने भी PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हम उन्हें उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, मॉक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो उन सारे टाइम पे क्या होता है ना कि कई बारी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मॉक्स में नंबर कम कभी-कभी आ जाते हैं, कभी-कभी तो मार्क्स इतने ज़्यादा आते हैं कि 120 क्रॉस कर रहा है, कभी-कभी मार्क्स इतने कम आ गए कि 80s में आ रही है। कई बारी हमारे आस-पास जो एनवायरनमेंट है ना, वो फ़ेवरेबल नहीं होता है, कई बारी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी हम खुद ही लो फ़ील करने लगते हैं। तो इन सारे मौकों पे आपने कैसे खुद को कंसिस्टेंट रखा और अपने मोटिवेशन को आपने कैसे कांस्टेंट रखा, इस पूरी तैयारी के दौरान? मुस्कान। बीएड तो एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें असाइनमेंट्स मिलते ही हैं, और वहाँ पे हमें खुद को सीटेट की प्रिपरेशन के साथ बैलेंस भी करना होता है। तो जैसे हम मॉक लगाते हैं, तो हमारे मार्क्स अगर कम भी आते हैं तो उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हुई है। एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ये जो हमने गलतियाँ की है, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। और अच्छी बात है ना कि यहाँ पर कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमारी गलती हो रही है, हमारी गलतियों का पता चल रहा है। वो उससे तो अच्छा यही है कि सीटेट में अगर हम क्वालीफाई नहीं कर पा रहे तो अच्छा तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा लें। और कंसिस्टेंसी को तो मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है और वाइड है। एंड सोशल साइंस मेरी पेडागोजी रही है, तो सोशल साइंस में हमें पेडागोजी भी कवर करनी होती है और कंटेंट भी। तो कंटेंट में हमें तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये तीनों चीज़ें पढ़नी होती है 6 टू 8। तो 6 टू 8 आप देख ही सकते हो कितना सारा सिलेबस इंक्लूड हो जाता है, और साथ-साथ हमें पेडागोजी भी अपनी पढ़नी होती है, सीडीपी भी पढ़ना होता है और हिंदी और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। पेडागोजी को तो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पेडागोजी हिंदी में भी आ रही है, इंग्लिश में भी आ रही है और सोशल साइंस में भी आ रही है। तो पेडागोजी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और हमें ओके। ग्रामर पर फोकस नहीं करना चाहिए, लैंग्वेज के सेक्शन में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि ओके मुस्कान। ग्रामर के सिर्फ 1-2 क्वेश्चन से आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ओके, ओके, ग्रेट मुस्कान, दिस इज़ ग्रेट। बेसिकली अब हम अपने अंतिम सवाल पे आते हैं कि हमारे जितने भी अपकमिंग सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले सीटेट के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सिंस आपका जो पेडागोजी है वो सोशल साइंस है, तो आप चाहो तो अपने सब्जेक्ट तक आप लिमिट रख सकते हो, या फिर मैं ओवरऑल जो सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग चर्चा करूँ, तो क्या आपका ओवरऑल मैसेज रहेगा हमारे अपकमिंग सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए? मुस्कान। जैसा कि आपने बोला कि जो अपकमिंग सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि उन्हें फर्स्ट ईयर में ही अपना सीटेट क्वालीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जितना जल्दी फ्री हो जाए उतना बेहतर रहेगा। और सारे सब सीडीपी में तो सारे टॉपिक्स वही रहते हैं, जैसे पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की। और सेकंड सेमेस्टर में तो पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी थ्योरीज है जो सीडीपी से रिलेटेड है। अगर हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स भी आते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो साथ साथ वो कहीं ना कहीं हमारे सीटेट के सीडीपी के लिए भी रिवाइज हो रहा है। और लैंग्वेज की बात रही तो लैंग्वेज का भी एक सब्जेक्ट रहता है बीएड में, तो लैंग्वेज का भी हमारा रिवाइज होता रहेगा। और साथ साथ हम अपने कंटेंट का, अपने पेडागोजी का तो पढ़ ही सकते हैं। इतना टाइम तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। और अगर हमें जॉब में अप्लाई करना है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अगर हमने पहले ही क्लियर कर लेते हैं तो। यस मुस्कान, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके वर्ड्स के लिए। आई एम सो श्योर कि आपने जितनी बातें हमें हमसे यहाँ पे शेयर करी है, हमारे जितने भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच मुस्कान, दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।